हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तलो लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हमारा जो आज टॉपिक करवाएंगे वो है कि मेन प्रोविजंस, फीचर्स और डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था उसकी मेन प्रोविजंस क्या हैं, उसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स क्या हैं, और उसके डिफेक्ट्स क्या हैं उस एक्ट के। और जो 1773 वाले एक्ट में डिफेक्ट्स थे उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है बाय द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के जरिए। The servants of East India Company became corrupt. It was thought that the administration should be under the control of British government instead of East India Company. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो करप्ट हो गए थे, और तो ये सोचा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारा कंट्रोल है इंडिया पे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल सारा ले लिया जाए और वो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाए। There was feeling that the administration of Indian colony should be controlled by British Parliament। और यहाँ पे ये सोचा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडियन कॉलोनी की, मतलब इंडिया की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए कंट्रोल की जाए। मेन रीजंस फॉर पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके क्या मेन रीजंस थे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया गया। The main reasons for passing of regulating act are as follows. The East India Company was too small to maintain effective control over the large territory of India। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफी स्मॉल थी कि वो मेंटेन, मतलब कंट्रोल नहीं मेंटेन कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी काफी छोटी थी। तो इस वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे पूरा इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। The general opinion in England was also to some extent in favor of establishing the rule of British Parliament in India। तो जो इंग्लैंड में जनरल ओपिनियन भी यही था इसी फेवर में कि जो इंडिया है, इंडिया पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल एस्टेब्लिश कर दिया जाए। सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर नॉट पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे इंडियन पीपल्स के लिए। कि मतलब वो ये चाहते, इंडियन लोग ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, वो जो भी उनके ऑफिसर्स वगैरह हैं वो कंट्रोल करें इंडिया पे। दे डिड नॉट रिप्रेजेंट मासेस ऑफ इंग्लैंड, इवन सो देयर एरिस्टोक्रेसी कॉज मिसरूल, करप्शन एंड इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो इंग्लैंड को भी, मतलब इंग्लैंड के निवासियों को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। कि मतलब ये भी नहीं देख रहे थे कि हाँ वहाँ पे मिसरूल वगैरह, करप्शन वगैरह, इनसिक्योरिटी चल रही थी इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक कंट्रोल कर रही थी इंडिया में तब तक। मोर ओवर सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम करप्ट। तो जो सर्वेंट्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो करप्ट हो गए थे। इस वजह से इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास करना पड़ा। ये भी एक मेन रीजन माना जाता है। प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले हमने मेन रीजंस की बात करी थी कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास करने की जरूरत पड़ी। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या दी गई। द प्रोविजंस फॉर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो मेयर कोड जो बनी हुई थी वो सारी अबॉलिश कर दी गई। जो 1726 के चार्टर के द्वारा मेयर्स कोड को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। बट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड। तो जो मेयर कोड बनाई गई थी चार्टर एक्ट 1726 में, उनको अबॉलिश करके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया। सेकंड, इसमें प्रोविजन दी गई थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एट कलकत्ता। इन प्लेस ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिलर्स वर अपॉइंटेड। तो जो पहले गवर्नर एंड काउंसिल चलती थी उसकी जगह गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिलर्स को अपॉइंट किया गया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कलकत्ता। कलकत्ता की गवर्नमेंट वगैरह एडमिनिस्टर करने के लिए। दे वर गिवन सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो जो गवर्नर जनरल और 4 काउंसिलर्स हैं उनको जो अपॉइंट किया गया था उनको सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दी गई थी। गवर्नर जनरल was given the power of supervision and controlling the government। गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी कि वो सुपरविजन और कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट पे। वारन हास्टिंग was appointed as its first governor general along with 4 councillors for a term of 5 years। जो वारन हास्टिंग है उनको फर्स्ट गवर्नर गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, और उनके साथ 4 काउंसलर्स को भी अपॉइंट किया गया जिनकी जो टर्म थी, टेन्योर थी उनकी 5 years। बट दे कुड बी रिमूव्ड बाय द क्राउन। बट उनको क्राउन रिमूव कर सकते थे।
अगर वो कोई भी मिस्टेक वगैरह कोई भी मिस्टेक वगैरह करते थे। थर्ड इसमें प्रोविजन दी गई सैलरीज इंक्रीज। द सैलरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर इंक्रीज्ड। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज वगैरह थे उनके सैलरीज वगैरह को इंक्रीज कर दिया गया। बट इट वाज मेड क्लियर दैट, पर यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर दी गई, नो एम्प्लॉय विल गेट एनी करप्शन और गिफ्ट फ्रॉम एनीबडी, नॉट एनीबडी विल रन एनी बिजनेस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं, पहली बात तो वो करप्शन वगैरह नहीं करेंगे कोई भी, और ना वो किसी भी पर्सन से कोई भी गिफ्ट लेंगे, और वो जो एम्प्लॉय है ना वो कोई भी अपना बिजनेस वगैरह रन करेंगे जब तक वो जॉब में है। फोर्थ इसमें प्रोविजन दी गई है लेजिस्लेटिव पावर्स की। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वाज गिवन द पावर्स टू फ्रेम द रूल्स। और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है जो, उनको पावर्स दे दी गई रूल्स वगैरह फ्रेम करने के लिए, ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, रेगुलेशंस वगैरह पास करने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए, गुड गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो ठीक हो सके। इसलिए गवर्नर जनरल को पावर्स दे दी गई रूल्स, ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशंस पास करने के लिए। बट बेसिस वाज टू बी लॉ ऑफ इंग्लैंड। बट इसका मेन बेसिस क्या था कि इंग्लैंड का जो लॉ था, लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे मेंटेन करवाना, फॉलो करवाना। दीज वर टू बी रजिस्टर्ड एंड पब्लिश्ड। और ये जो इंग्लैंड का लॉ था वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए था, पब्लिश भी होना चाहिए था। इफ एनी रूल वॉज फ्रेम्ड एंड इट वॉज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ इंग्लैंड। अगर कोई गवर्नर जनरल के द्वारा रूल बनाया गया है, कोई फ्रेम किया गया रूल को, और वो लॉ ऑफ इंग्लैंड के साथ इनकंसिस्टेंट है, लॉ ऑफ इंग्लैंड को मतलब वॉयलेट कर रहा है, इट वॉज डिसअलाउड, तो उसको उस रूल को जो गवर्नर जनरल ने बनाया है जो इनकंसिस्टेंट है लॉ ऑफ इंग्लैंड के, उस रूल को, उस लॉ को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। एंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर चैलेंजिंग द सेम वाज 2 years। और जो रूल या इन लॉ गवर्नर जनरल ने बनाया है जो इनकंसिस्टेंट है लॉ ऑफ इंग्लैंड के साथ है, उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको 2 साल के अंदर अंदर चैलेंज करना जरूरी है। फीचर्स और मेरिट्स, इसे हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, मेरिट्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द रेगुलेटिंग एक्ट was important in many ways and was vested in several characteristics like, by this, the control of British rule or government was established of the company। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसकी वजह से, इसके पास होने के बाद जो ब्रिटिश रूल वगैरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट वगैरह का कंट्रोल हो गया इंडिया पे, और कंपनी का कंट्रोल हट गया। या हम ये भी बोल सकते हैं द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ द कंपनी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कंपनी पे कंट्रोल कर लिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता व्हिच वाज अ यूनिक इंसिडेंट इन जुडिशियल सिस्टम। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी कलकत्ता में, जो एक यूनिक इंसिडेंट माना जाता है जुडिशियल सिस्टम में। द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट टाइम सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड फ्रॉम दिस स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया उसको एग्जीक्यूटिव से, और यहाँ से ये ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। द पोस्ट ऑफ जजेस वर अपॉइंटेड विद द पर्संस ऑफ एक्सपर्ट इन लॉ। तो जो जजेस की पोस्ट है वहां पे उन पर्संस को अपॉइंट किया जाने लगा जो लॉ में एक्सपर्टेंसी है, जिनकी जो लॉ में एक्सपर्ट हैं। A prohibition was laid over the governor general and members of council and judges to accept gifts etc. to make the judicial administration independent and impartial। तो यहाँ पे एक प्रोहिबिशन लगा दी गई गवर्नर जनरल, मेंबर्स ऑफ काउंसिल और जजेस के लिए कि वो कोई भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेंगे किसी से भी, ताकि जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनाया जा सके। प्राइवेट ट्रेड, प्रोफेशन एक्सेट्रा वाज बैंड सो दैट डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी इज मेंटेन्ड। तो जो प्राइवेट ट्रेड है, प्रोफेशन है, उन सभी को बैन कर दिया गया ताकि डिसिप्लिन बनाकर रखा जा सके और इम्पार्शियलिटी मेंटेन करके रखी जा सके। The salaries of Governor General, members of council and judges were increased to reform the civil services। तो जो सैलरीज है गवर्नर जनरल की, मेंबर ऑफ काउंसिल की और जजेस की, उनको इंक्रीज कर दिया गया ताकि जो सिविल सर्विसेज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हैड द जुरिसडिक्शन टू इशू रिट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास ये भी पावर दे देगी, सुप्रीम कोर्ट को ये भी जुरिसडिक्शन दे देगी कि वो रिट्स वगैरह इशू कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे आप डिफेक्ट्स कह सकते हैं या डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। पहले हमने पढ़े थे मेरिट्स, अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड फॉर द बेटर ऑब्जेक्ट्स, इट हैड सर्टेन डिफेक्ट्स।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको पास किया गया बेटर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, कि सुधार करने के लिए, बट यहाँ पे इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा were under the sovereignty of the Mughal emperor and the functions relating to them were difficult to conduct because of prevailing conditions. The language of act was very ambiguous. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है वो फिलहाल मतलब उस टाइम पे मुगल एम्परर की सोवरेंटी में थे, कि मुगल एम्परर ही वहां का राजा था उस टाइम पे भी, एंड फंक्शंस जो भी थे वो डिफिकल्ट हो रहे थे वहां पे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कुछ भी करना चाहते थे उनको मुश्किल हो रही थी, बिकॉज जो पहले से कंडीशंस वगैरह लगा रखी थी कि मुगल एम्परर के साथ जो भी शर्तें वगैरह टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हुई थी पहले से, उसकी वजह से। और जो एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो प्रोविजंस थी, जो लैंग्वेज थी वो काफी मतलब कंफ्यूजन वाली थी, क्लियर नहीं थी। The expression of British subject and subjects of His Majesty was not clear. The act was not clear in this subject. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक्सप्रेशन है ब्रिटिश सब्जेक्ट की, कौन कौन से टॉपिक्स ब्रिटिश सब्जेक्ट में आएंगे, या हम बोल सकते हैं ये क्लियर नहीं थे। तो जो एक्ट है, एक्ट में इस सब्जेक्ट पे, ब्रिटिश सब्जेक्ट पे कोई क्लैरिटी वगैरह नहीं दी गई थी। द एक्ट ड्रॉ लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड मुगल एम्परर। तो जो ये एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसने एक ड्राइंग सी लॉ कर दी थी, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड मुगल एम्परर में डिफरेंस वगैरह आने लगा था। दिस वाज कॉन्ट्रेरी विद इन इटसेल्फ, एज द सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बिकॉज ये कॉन्ट्रेरी सी हो गई थी, अपने मतलब कॉन्ट्रेरी हो गई थी, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी पावर्स को, अपने कंट्रोल वगैरह नहीं कर पा रहे थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, बट स्टिल वाज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर सम पीपल ऑफ दैट एरिया। बट फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते थे वहां पे कुछ लोगों पे। देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन कंपनी एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड दिस रेज्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट होने लगी कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच, जिसकी वजह से उनमें कंफ्लिक्ट वगैरह रहने लगी। द लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट क्लियर। तो जो भी लॉ बनाया जा रहा था, जो भी एडमिनिस्टर करवाया जा रहा था, फॉलो करवाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्लियर नहीं था। द सुप्रीम कोर्ट सक्सीडेड मेयर कोर्ट, सो सुप्रीम कोर्ट वाज टू एडमिनिस्टर इंग्लिश लॉ इन अकॉर्डेंस विद इंडियन कंडीशंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जगह मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कोर्ट को अबोलिश करके सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मेन काम यही था कि इंग्लिश लॉ को एडमिनिस्टर करना, फॉलो करवाना इंग्लिश लीगल सिस्टम को इंडिया में, इन अकॉर्डेंस विद इंडियन कंडीशंस। तो इंडियंस की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से इंग्लिश लॉ को एडमिनिस्टर करवाना। दिस वाज वेरी अनसर्टेन, दिस रेज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल। ये काफी मतलब अनसर्टेन था कि ये करना काफी मुश्किल था। दिस रेज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रेज होने लगी थी सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल के बीच में। अब हम बात करेंगे द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में। As stated earlier, due to irregularities of Regulating Act 1773, there were frequent conflicts between the Supreme Court and the Supreme Council. तो जैसे हमने ऊपर बताया है कि कुछ रेगुलरिटीज की वजह से जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट वगैरह रेज होने लगे सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल के बीच। द केस ऑफ राजा नंद कुमार एंड कोसीजुरा आर द ग्लोरिंग एग्जांपल्स इन दिस मैटर। तो जो राजा नंद कुमार का केस था, कोसीजुरा केस था, ये मतलब काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं इस मैटर पे, इनके कंफ्लिक्ट के बीच में। द पार्लियामेंट देयरफॉर अपॉइंटेड अ टचड कमेटी टू इंक्वायर इनटू द मैटर। तो जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट ने एक टचड कमेटी इशू की, अपॉइंट किया गया इस कमेटी को टू इंक्वायर इनटू द मैटर की इंक्वायरी करने के लिए। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी द एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1781 वाज पास्ड। तो जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस वगैरह दी, उनकी रिकमेंडेशंस को देखकर एक एक्ट पास किया गया 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1781 बोला जाता है। दिस एक्ट ट्राइड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल एंड इंश्योर हार्मनी इन द वर्किंग ऑफ दीज टू वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस एक्ट की हेल्प से रिकंसाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल को, कि वो दोनों अपनी अपनी वर्किंग प्रॉपर कर सके, बिकॉज वो दोनों वाइटल ऑर्गन माने जाते हैं गवर्नमेंट के। द मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ सेटलमेंट आर एज फॉलोज। तो अब हम बात करेंगे कि मेन प्रोविजंस क्या हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 की।
The act provided that the Governor General and Council were completely immune from the jurisdiction of the Supreme Court for the order passed or act done by them in their public capacity. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वो कम्प्लीटली उसको मतलब राहत दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते फॉर द ऑर्डर पास्ड और एक्ट डन बाय देम इन पब्लिक कैपेसिटी। जो भी वो ऑर्डर पास करेंगे एक्ट्स वगैरह जो भी करेंगे पब्लिक कैपेसिटी के लिए। इफ It further contained that the persons who acted under the written order of the Governor General and Council would not be liable either civil or criminal for their acts। तो यहाँ पे ये भी बताया गया फर्दर कि जो भी persons जो एक्ट कर रही हैं रिटर्न ऑर्डर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल से उनको मिला है वो भी persons लाइबल नहीं होंगे किसी भी सिविल या क्रिमिनल एक्ट्स के लिए। As per act, the persons who possessed any interest or control over lands and rents into the provinces of Bengal, Bihar and Odisha were immune from the jurisdiction of the Supreme Court। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पर्सन्स कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कोई भी लैंड वगैरह पे कंट्रोल जिनका होगा लैंड्स वगैरह पे इनटू द प्रोविंसेस ऑफ इस एरिया में बंगाल बिहार उड़ीसा इन एरियाज में जिनका भी ये इंटरेस्ट वगैरह होगा लैंड पे वो इम्यून होंगे मतलब उनको भी राहत दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहेंगे। The Supreme Court had no jurisdiction in any matters concerning the collection of revenue and an act done in obedience of the regulations of the Governor General and Council for the collection of revenue। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास कोई भी जुरिस्डिक्शन ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के जो भी मैटर है उनमें कंसर्न उनसे कंसर्न कोई भी जुरिस्डिक्शन उनके पास नहीं है। एंड एक्ट डन इन ओबीडियंस ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। या कोई भी ऐसे एक्ट वगैरह किए जा रहे हैं कोई भी एम्प्लॉइज वगैरह से कोई भी ऑफिसर्स वगैरह के द्वारा जो भी रेगुलेशंस वगैरह दी गई हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के द्वारा रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए। दिस वाज इन एक्चुअल द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट। तो एक्चुअल में ये एक मेन रीजन है जो कि गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। The act provided that the persons who were under the employment of the company or the Governor General and Council were excluded from the jurisdiction of the Supreme Court in matters relating to inheritance, succession, contracts except for wrong of trespasses। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी इस एक्ट के हिसाब से कि जो भी पर्सन्स कंपनी के अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कंपनी के एज एम्प्लॉय हैं या जो गवर्नर जनरल है या काउंसिल है वो एक्सक्लूड है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस के लिए या सक्सेशन या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इन जो ये तीनों मैटर्स वगैरह बताए गए हैं इन मैटर्स के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल या जो भी पर्सन एम्प्लॉइज हैं कंपनी के उनके ऊपर। द इंडियन एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी गॉट टू रिलीफ विद दिस अरेंजमेंट एज दे वर नॉट गो टू कैलकाटा फॉर सच केसेस। तो जो इंडियन एम्प्लॉइज थे कंपनी के उनको काफी ये वाले मतलब प्रोविजन से काफी रिलीफ मिला उनको इस अरेंजमेंट से इस रूल से बिकॉज अब उनको कैलकाता में नहीं जाना पड़ता था अपने केसेस के लिए। रेजिडेंट्स ऑफ कैलकाता वर रिमेन्ड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो कैलकाता में रहने वाले निवासी थे रेजिडेंट्स थे वो उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट civil and religious usages of the natives and their ancient rights were to be preserved and safeguarded. Thus, the natives were to be governed by their personal laws in civil matters। तो इस एक्ट के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 के द्वारा ये बताया गया कि जो सिविल एंड रिलीजियस यूसेजेस वगैरह कस्टम्स वगैरह होंगे निवासियों के उनको उन्हीं के कस्टम्स या राइट्स वगैरह के हिसाब से उनको प्रिजर्व किया जाएगा सेफगार्ड किया जाएगा और उनपे उनके पर्सनल लॉज ही सिविल मैटर्स में पर्सनल लॉज ही उनपे लागू किए जाएंगे। अगर उनका कोई भी ट्रायल वगैरह कोई भी सिविल मैटर वगैरह होगा उनको उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से ही गवर्न किया जाएगा। ड्यू रिगार्ड वाज गिवन टू द रिलीजियस यूसेजेस एंड कस्टम्स ऑफ द नेटिव्स इन द एक्ट। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस प्रोविजन में कि उनको जो कस्टम्स वगैरह हैं नेटिव्स के कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडियंस है जो इंडियंस के जो कस्टम्स वगैरह चलते आ रहे हैं रिलीजियस वगैरह यूसेजेस वगैरह चलते आ रहे हैं उनको उनके हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा गवर्न किया जाएगा। द सदर दीवानी अदालत ऑफ कलकत्ता वाज डिक्लेयर्ड एज कोर्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड। तो जो सदर दीवानी अदालत है कलकत्ता की उसको डिक्लेयर किया गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इस एक्ट के जरिए।
The act empowered the Governor General and Council to frame rules and regulations for conducting civil suits and criminal trials in the provincial councils. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को ये मतलब उनको पावर्स दी गई कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं सिविल सूट्स एंड सिविल क्रिमिनल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स. The copies of such regulations were to be sent to the court of directors and the secretaries of the state. तो जो कॉपीज वगैरह होंगी इन रेगुलेशंस वगैरह की वो सेंड की जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और जो स्टेट के सेक्रेटरी होंगे उनको. The Act of Settlement directed that all the defendants in Patna case should be released from the prison on security being given by the Governor General and Council for payment of damages. तो यहाँ पे ये बताया गया पटना केस की बात हो रही है यहाँ पे कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो उनको रिलीज कर दिया जाएगा प्रिजन से, जेल से उनको छोड़ दिया जाएगा अगर वो जो डैमेजेस हैं वो पे कर देंगे तो. The claims of Nadira Begum were also to be indemnified by the company. तो जो नादिरा बेगम के क्लेम्स वगैरह हैं उनको भी देखा गया, उनको भी मतलब चेंज किया गया कंपनी के द्वारा. जो कंपनी ने दिए थे, कंपनी ने जो भी मतलब डिसीजन वगैरह दिए थे उसके हिसाब से चेंज किया गया गवर्नर जनरल के द्वारा. The Supreme Council was empowered to frame rules and regulations for the territory of Bengal, Bihar and Orissa by the Settlement Act, whereas previously it was only for the Calcutta region. तो जो सुप्रीम काउंसिल थी उनको पावर्स दे दी गई बाय द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी. whereas previously it was only for the Calcutta region. बल्कि इस एक्ट से पहले की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम काउंसिल के पास सिर्फ पावर्स थी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते थे ओनली कलकत्ता के लिए. बट इस एक्ट के जरिए उनको अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं. Okay guys, thank you for watching my video.